हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। पिछले क्लास में हम ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो तुम्हारे स्क्रीन में खुला हुआ है, लेकिन पिछले क्लास में हम इसे कंप्लीट नहीं किए थे। हम फॉरवर्ड चार्ज के बारे में पढ़े, हम सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के बारे में पढ़े, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हम पढ़ रहे थे। पूरा कंप्लीट तो मैं उसे नहीं बोलूंगा क्योंकि आज मैं इसमें और बहुत सारी चीजें ऐड करने वाला हूं। उसके बाद दो टॉपिक और हमारा पढ़ना बाकी है, सप्लाईज बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन और सर्विस बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। जब हम ये सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे तब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा। अभी फिलहाल के लिए पिछला क्लास और आज का क्लास आपस में दोनों रिलेटेड है, ठीक है। मैं एक बार पिछले क्लास का थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं 2 मिनट में, फिर हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद दो टॉपिक पढ़ेंगे और आज इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। टॉपिक का नाम है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम पढ़े थे फॉरवर्ड चार्ज के बारे में। फॉरवर्ड चार्ज तो नॉर्मल होता है ना। नॉर्मली जो जीएसटी लगाया जाता है उसे हम फॉरवर्ड चार्ज बोलते हैं। मिस्टर ए सेलर है, मिस्टर बी बायर है। ए बी को सामान बेचता है 10 लाख रुपए का, ठीक है, प्लस उस पर जीएसटी ऐड करके बेचेगा 1,80,000। टोटल बिल कितने का देगा? 11,80,000 रुपए। मिस्टर बी ए को क्या दे देगा? उसके बदले में पेमेंट दे देगा 11,80,000 रुपए, ठीक है। 11,80,000 पेमेंट दे देगा। अब इस 11,80 का ये क्या करेगा? 10 लाख तो खुद रख लेगा और 1,80,000 रुपए जीएसटी गवर्नमेंट को पेमेंट कर देगा। तो इसको इसका प्रोडक्ट का पैसा मिल गया 10 लाख रुपए, इसको सामान मिल गया विथ बिल और गवर्नमेंट को उसका जीएसटी मिल गया। ये पूरा प्रोसेस होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। अच्छा, बायर बोलेगा मेरे हाथ से तो 11,80,000 चला गया। अगर बायर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, बायर अपने खुद के कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट खरीदा है, तब तो ये 11,80 दे देगा, इसका कॉस्ट आ जाएगा 11,80। लेकिन मान लो बायर खुद एक रजिस्टर्ड है, मान लो ये होलसेलर है और ये रिटेलर है, तो ये फर्दर कस्टमर को बेचने वाला है। तो ये क्या करेगा? ये जो 11,80 इसको पेमेंट करेगा, ये तो 11,80 पूरा इसको अकाउंट में ट्रांसफर करेगा ही, लेकिन अगले उसी महीने जिस महीने में बिल रेज हुआ होगा, उसी महीने का जब ये जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा, तब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी अवेल कर लेगा 1,80,000 का। जो जीएसटी ये मिस्टर ए को दिया है, मिस्टर ए गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया, बी क्या करेगा? गवर्नमेंट से उतना आईटीसी के नाम पर ले लेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम पर एक 80 उसके जीएसटी वेबसाइट में आ जाएगा, जीएसटी के रिटर्न में आ जाएगा। ये पैसा कभी बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, ये हमेशा जीएसटी में रहेगा। फिर जब बी सी को माल बेचेगा, तब जो जीएसटी आएगा उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा और डिफरेंस अमाउंट पेमेंट हो जाएगा। इसका प्रोसेस कुछ पूरा डिटेल में है, वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए मानकर चलो ये फॉरवर्ड चार्ज में इस तरीके से काम होता है। उसके बाद हम पढ़े थे सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इस पर तो जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है, अभी तक जीएसटी इस पर नहीं आया है। तीसरा जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, हाउ अ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वर्क्स, ठीक है। ध्यान से समझना, अभी फिर से एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अब की बार सिचुएशन थोड़ा अलग है। ए और बी, ए सेलर है और बी, ये जो सेलर है ना, ये छोटा मोटा सेलर है, ये बहुत बड़ा सेलर नहीं है, ये अनरजिस्टर्ड सेलर है। अनरजिस्टर्ड सेलर है। सर ये अनरजिस्टर्ड सेलर कैसे बन गया? इतना छोटा सेलर से क्या कोई, और ये जो बायर है ये बिग बायर है, मतलब ये रजिस्टर्ड है। सर ऐसा तो हम कभी देखे नहीं कि एक बड़ा आदमी एक छोटे आदमी से, एक छोटे से सेलर से सामान खरीद रहा है। खरीदता है ना। बड़े बड़े कंपनीज जो होते हैं, ये कबाड़ी वालों से सामान खरीदते हैं, नहीं खरीदते? ये जो कबाड़ी वाले होते हैं, ये घर घर जाकर लोहा, कागज पे लोहा, पेपर, ये सब कलेक्ट करते हैं केजी के भाव में। दो रद्दी पेपर ये वाला 2, 4, 5 रुपए, 10 रुपए किलो के भाव में, ये सबको ये ट्रक में भर के बड़े कंपनीज को भेज देते हैं। बड़े कंपनीज क्या करते हैं? आयरन को मेल्ट करके आयरन रॉड बनाते हैं, पेपर को रिसाइकल करके कॉपीज बनाते हैं। उनका काम वो होता है, वो दुनिया भर के ऐसे छोटे छोटे लोगों से खरीदते हैं। ऐसे और भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं। फार्मर्स लोगों से सामान खरीदना, ठीक है।
फार्मर लोग, जो चासी लोग होते हैं, चासी लोग सेलर हैं, ये छोटे छोटे सेलर हैं, बड़े बड़े कंपनीज इनसे सामान खरीद कर अपने मॉल्स पर बेचता है, ठीक है, तब तब भी आ जाएगा। सेलर छोटा है, बायर बड़ा है, तो इस केस में सेलर एक अनरजिस्टर्ड पार्टी है, एक छोटा सा सेलर है, इसका टर्नओवर ज्यादा नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, ये जीएसटी में इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन बायर एक रजिस्टर्ड पार्टी है। तो इस केस में क्या होगा, नॉर्मली अगर हम फॉरवर्ड चार्ज में जाएं तो फॉरवर्ड चार्ज में तो सेलर का लाइबिलिटी होता है जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देने का, लेकिन सेलर अगर अनरजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट इसको तो पकड़ नहीं पाएगा। क्या अनरजिस्टर्ड इंसान को ढूंढ पाएगा? ऑब्वियसली नहीं। तो सेलर, गवर्नमेंट किसको पकड़ेगा? गवर्नमेंट बायर को पकड़ेगा, क्योंकि बायर अब की बार कौन है? रजिस्टर्ड पार्टी है। बायर का अता पता गवर्नमेंट को है, क्यों? क्योंकि वो रजिस्टर्ड है। जो आदमी रजिस्टर्ड नहीं होगा उसका गवर्नमेंट को कोई अता पता नहीं है, जो रजिस्टर्ड होगा उसी का अता पता होगा। तो रजिस्टर्ड पार्टी को पकड़ेगा और बोलेगा इस प्रकार के ट्रांजैक्शन में हम टैक्स लगाएंगे ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, आरसीएम बेसिस पर हम टैक्स लगाएंगे। तो एक काम करना, अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को 10 लाख रुपए का सामान बेचेगा तो ये तो जीएसटी ऐड नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि ये तो अनरजिस्टर्ड है। तो बी क्या करेगा, 10 लाख का सामान के बदले में इसको 10 लाख तो दे देगा। जिस दिन ये 10 लाख का सामान खरीदेगा मिस्टर बी, उसी दिन इस 10 लाख के ऊपर 1,80,000 रुपए का जो जीएसटी होता है ये किसको जमा करवा देगा? गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। जो काम सेलर करने वाला था वो काम अब बायर खुद करेगा। पहले बायर सेलर को पैसा दे देता था, सेलर जाकर गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करता था, लेकिन इस केस में सेलर अनरजिस्टर्ड है। और भी बहुत सारा केसेस होता है जहां सेलर रजिस्टर्ड भी होता है फिर भी आरसीएम लगता है, वो पर्टिकुलर स्पेशल कैटेगरी है, वो मैं आज बताऊंगा तुम्हें कब कब ऐसा होता है। तो यहां पर क्या होगा, बायर खुद अपने परचेज पर जो जीएसटी है वो सेलर को नहीं देकर गवर्नमेंट को पहुंचाएगा, खुद डायरेक्टली जीएसटी पे करेगा और खुद इसका अगले महीने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेगा, आईटीसी ले लेगा उसके बाद, क्योंकि रजिस्टर्ड पार्टी है। यहां पर भी हम बात किए थे, बी अगर रजिस्टर्ड होता तो वो गवर्नमेंट से क्या ले लेता? आईटीसी ले लेता 1,80,000 रुपए का। सेम बी 180 पेमेंट कर दिया और उसके नेक्स्ट मंथ में वो आईटीसी ले लेगा 1,80,000 रुपीज का। बात समझ में आया? इस तरीके से आरसीएम काम करता है। आरसीएम कब कब एप्लीकेबल होता है वो हम समझेंगे, ठीक है। आओ पहले आरसीएम का नोट्स में चलते हैं, ये सब हम पिछले क्लास में पढ़ लिए थे, सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह। यहां पर है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाओ। फॉरवर्ड चार्ज हो गया हमारा, ये हो गया रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में क्या होता है, बायर ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो ऐसा करता है। अब ये कब कब एप्लीकेबल होता है? कुछ केसेस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है। कब होता है? अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो, व्हेन सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड। हम पढ़े थे क्या? आओ पहले एक बार यहाँ का नोट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 9(3). Normally GST is payable by the supplier or on forward charge basis, but sometimes section 9(3) says for certain notified category of goods and service, कुछ particular cases में the recipient or buyer is liable to pay GST instead of the supplier, that is called a reverse charge mechanism। अब उसमें क्या होता है, liability to pay किसका होगा? recipient मतलब buyer का होगा आपकी बात। notified supplies, government notifies certain goods under reverse charge mechanism। सप्लायर रोल क्या होगा? इशू इनवॉइस विदाउट चार्जिंग जीएसटी। रिसिपिएंट्स रोल क्या होगा? पे जीएसटी डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट एंड कैन क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। पर्पस टू ब्रिंग अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर, जो अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर हैं, जो छोटे छोटे सेलर्स हैं, उन लोगों से, वो तो डायरेक्टली रजिस्टर करेंगे नहीं अपने आप को, उनको तो गवर्नमेंट पकड़ नहीं पाएगा, तो उस केसेस में टैक्स का फ्रॉड ना हो बोलकर वो बायर के ऊपर ये लाइबिलिटी दे रखा है, ठीक है। चलो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर केसेस दिया है कहां पर एप्लीकेबल होता है, इसको लर्न करना है। मैं पिछले क्लास में भी बताया था कौन कौन से गुड्स के केस में। कैश्यू नट्स, नॉर्मली कैश्यू नट्स जो होते हैं ना, ये ना छोटे छोटे फार्मर्स लोग अपने खेत में कैश्यू नट्स उगाते हैं, काजू काजू कैश्यू नट्स मतलब काजू, वो लोग उगाते हैं और वो लोग लाके बड़े बड़े कंपनीज को बेचते हैं, ठीक है। तो ये कैश्यू नट्स, बीड़ी लिप्स, वही फार्म जो छोटे छोटे गांव के लोग होते हैं वो लोग जंगल में जाकर बीड़ी लिप्स लेकर आते हैं, टबैको लीव्स, सिल्क यार्न, लॉटरी एक्सेट्रा।
छोटे छोटे जगह में लॉटरी चलती है, ठीक है। सर्विसेज में क्या क्या आएगा, जीटीए सर्विस, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, मतलब तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, लीगल सर्विस, सर्विस बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, स्पॉन्सरशिप सर्विस, और गवर्नमेंट के द्वारा कोई सर्विस दिया गया है तो इसको पूरा 100% तुम याद करोगे, बिल्कुल भी एक भी पॉइंट नहीं छोड़ोगे, ऑल मस्ट बी प्रॉपरली लर्नड, सारे पॉइंट्स को लर्न करोगे, ठीक है। मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहता है कि आरसीएम से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। सर आरसीएम का एक छोटा सा एग्जांपल भी करवा दो, चलो आरसीएम का एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। ए है, ठीक है, ए इज अ ट्रांसपोर्टर, इसका ट्रक है, ये गुड्स ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। गुड्स तुम कहीं से भी खरीदो, तुम मिस्टर ए को बोल देना कि यहां से सामान यहां पहुंचा देना, उसके बदले में जो भाड़ा लेगा वो मैं दे दूंगा। ये काम कौन करता है, मिस्टर ए करता है, जो कि है ट्रांसपोर्टर, और ये एक अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर है, ये रजिस्टर्ड नहीं है। मैं इस एग्जांपल में किसका एग्जांपल लिया हूं, मैं जीटीए वाला एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। देखो, तो मिस्टर ए ट्रांसपोर्टर है, अनरजिस्टर्ड है, मिस्टर बी एक कंपनी है और ये रजिस्टर्ड है। तुम ट्रक वाले को बोले मेरा सामान लोकेशन ए से लोकेशन बी पहुंचा देना, इसके बदले में मैं तुम्हें 1 लाख रुपए का भाड़ा दे दूंगा। तो ट्रक वाला बोला चलो ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो बोला हम तो अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर के पास ऑप्शन होता है, चाहे वो छोटा ट्रांसपोर्टर हो या बड़ा ट्रांसपोर्टर हो, उसके पास ऑप्शन होता है कि वो अपने आप को रजिस्टर कराएगा या नहीं कराए। नॉर्मली बाकी लोगों के लिए तो मैंडेटरी होता है ना रजिस्टर करना, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं उनके लिए ऑप्शनल होता है। आइदर वो लोग खुद को रजिस्टर कराकर खुद जीएसटी पे कर सकते हैं, या फिर खुद को अनरजिस्टर्ड रख के किसी और को, मतलब जो भी हमारा सप्लाई बायर होगा वो जीएसटी पेमेंट करेगा। बात समझ में आया? तो इस तरीके से दोनों ऑप्शन उनके पास होता है। तो इस केस में मिस्टर ए जो है वो एक अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर है, ठीक है। अब अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर है, बी का सामान लेकर जा रहा है, इसके बदले में इसे कितना रुपए भाड़ा मिलेगा, 1 लाख रुपए भाड़ा मिलेगा, ठीक है। तो मिस्टर बी क्या करेगा, मिस्टर ए को 1 लाख रुपए पेमेंट कर, ए क्या करेगा, इसका सामान लोकेशन ए से उठाकर लोकेशन बी में पहुंचा देगा, बात खत्म, ट्रांजैक्शन खत्म। अब दिमाग लगाते हैं जीएसटी के बारे में। मिस्टर बी का एक्सपेंस कितने का हो गया, 1 लाख रुपए का ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस बोलूं तो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस 1 लाख का हो गया। अब मिस्टर बी क्या करेगा, इस पर जीएसटी भरेगा, किसको भरेगा जीएसटी, डायरेक्टली टू गवर्नमेंट, पे डायरेक्टली टू। सर ये ए को क्यों नहीं दिया, ए को दे देता तो ए भर देता ना, ए तो अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड पर्सन के हाथ में तुम पैसा कैसे दे सकते हो, ये तो लेकर भाग जाएगा, गवर्नमेंट इसको ट्रैक भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट बोला कि अनरजिस्टर्ड लोगों को पैसा नहीं देना जीएसटी का, अनरजिस्टर्ड के केस में बायर खुद डायरेक्टली जीएसटी पेमेंट करेगा। तो तुम आरसीएम बेसिस पर डायरेक्टली जीएसटी पे करोगे, मान लो 5% का रेट है, तो 5,000 रुपए जीएसटी आ जाएगा, तो तुम्हारा टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, 1,05,000। बात समझ में आया? 1 लाख रुपए मिस्टर ए को दोगे, 5,000 डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट दोगे, और नेक्स्ट मंथ में इस 5,000 का तुम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। क्लियर है बात? तो ये पूरा ट्रांजैक्शन होता है आरसीएम के में। अगर आरसीएम से रिलेटेड एक बड़ा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो क्या तुम लिख पाओगे? यस, 100% आरसीएम क्या होता है, कैसे एप्लीकेबल होता है, उसके बाद कौन से केसेस में होता है, गुड्स का कौन कौन सा आइटम और सर्विसेज का कौन कौन सा आइटम, उसके बाद एक ऐसा एग्जाम्पल लेकर समझा देना। फुल मार्क्स का गारंटी है, कोई टीचर तुम्हारा एक मार्क नहीं काट पाएगा, ये मैं तुम्हें 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अगर इस तरीके से तुम एग्जाम में प्रॉपरली लिखकर आओगे तो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, सप्लायर्स बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है और वो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, तो provision, if a registered person purchase taxable goods or service from an unregistered supplier, then the recipient, that is registered person, is liable to pay GST under reverse charge, जो कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं। To this ensure tax is collected even when the supply is outside the GST system. For features,
सप्लायर, अनरजिस्टर्ड पर्सन नॉट लाइबल, हैजंट टेकन जीएसटी रजिस्ट्रेशन। रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब सेलर अनरजिस्टर्ड है, बायर रजिस्टर्ड है। टैक्स लाइबिलिटी किसके हाथ में आएगा? बायर के हाथ में, दैट इज रिसिपिएंट ऑफ सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं पिछले वाले एग्जांपल में, आरसीएम के अंडर में। रिसिपिएंट कैन क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, और स्कोप क्या है? गवर्नमेंट नोटिफाइड स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ सप्लाईज वेयर दिस अप्लाइज, नॉट ऑन ऑल अनरजिस्टर्ड सप्लाई आफ्टर अमेंडमेंट। सभी के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी में ये एप्लीकेबल होता है, जो कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं कौन से कैटेगरी के लिए ये एप्लीकेबल होता है। तो ये वाले कैटेगरी के लिए, ये सभी कैटेगरी में ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द रजिस्टर्ड डीलर बाय ऑफिस फर्नीचर वॉज 20,000 फ्रॉम अनरजिस्टर्ड कारपेंटर। क्या होगा? कारपेंटर इशू अ सिंपल बिल विदाउट जीएसटी। रजिस्टर्ड डीलर क्या करेगा? उस पर जीएसटी पे करेगा आरसीएम में, और आईटीसी ले लेगा बाद में। ठीक है, नेक्स्ट आखिरी वाला, ई कॉमर्स ऑपरेटर, एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। ई कॉमर्स ऑपरेटर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है तुम्हारे लिए। ठीक है, देखो सर्विसेज बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, हु इज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर? एक ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है? जैसे एग्जांपल देता हूं, जोमैटो। जोमैटो तुम्हें पता है क्या करता है? जोमैटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये लोग क्या करते हैं? सेलर, बायर। अमेजॉन सेलर नहीं है, जोमैटो सेलर नहीं है, सेलर कोई और है। सेलर इज अ रेस्टोरेंट, ये रेस्टोरेंट वाला है, और वो कस्टमर है। इनका काम क्या है? ये एक वेबसाइट बना दिए हैं या एक ऐप बना दिए, जिसमें सेलर अपना सामान लिस्ट कर देता है, पनीर बिरयानी ये वो करके सब लिख देगा किस किस प्राइस में। बायर आएगा, पेमेंट करेगा और सामान खरीद लेगा। सामान डिलीवर कहाँ से होगा? इनका लड़का जाएगा इनके यहाँ बाइक में, सामान उठाएगा और लाकर इसके पास छोड़, ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्या जोमेटो खुद बायर या सेलर है? नहीं है, जोमेटो इज अ मिडिल मैन। ये एक मिडिल मैन है। इसका काम क्या है? ये सिर्फ बायर और सेलर को आपस में जोड़ता है, कनेक्ट करता है। बायर और सेलर को आपस में कनेक्ट करता है, इसका काम उतना ही है जोमेटो का। तो अब क्या होगा? जोमेटो इसके लिए कमीशन चार्ज करता है। पैसा डायरेक्टली इसी के हाथ में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? जोमेटो के थ्रू जाएगा। इस पर जोमेटो का क्या होगा? खुद का कमीशन होगा, डिलीवरी चार्जेस होगा, प्लेटफॉर्म फीस होगा, ऐसे करके बहुत सारी चीजें होंगी जो कि ये चार्ज करेगा। अप्रॉक्स 15 से 20% ये चार्ज कर लेता है जोमेटो वाला। समझ में आया? इसी तरीके से फ्लिपकार्ट भी होता है। तुम अपने आप को, तुम एक दुकान वाले हो, तुम अपने अपने दुकान के सारे सामान को फ्लिपकार्ट में लिस्ट कर दो। जब भी बायर आएगा, कोई सामान खरीदेगा, फ्लिपकार्ट क्या करेगा? बस एक डिलीवरी बॉय को तुम्हारे यहाँ पहुंचा देगा, तुम्हारे यहाँ से सामान उठाकर बायर के घर में दे देगा, और पैसा तुम्हारे बैंक अकाउंट से उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा देगा। बात समझ में आया? तो फ्लिपकार्ट क्या? एक मिडिल मैन है। बहुत सारे केसेस में फ्लिपकार्ट खुद भी बेचता है, ऐसा नहीं कि सारा प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट में मिडिल मैन के जैसे ही हो रहा है। बहुत सारा प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट खुद भी बेचता है। जो वो प्रोडक्ट खुद बेचता है, उसके लिए वो ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है। ई कॉमर्स ऑपरेटर होता कौन है? जो मिडिल मैन होता है। अगर मैं सामान खुद बेच रहा हूं तो मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं हूं, लेकिन मैं एक मिडिल मैन हूं। मैं किसी का सामान किसी को पहुंचा रहा हूं, बीच में कमीशन ले रहा हूं। आई एम अ ई कॉमर्स ऑपरेटर। बात समझ में आया? तो ई कॉमर्स ऑपरेटर लोगों का जीएसटी का क्या करना है, कैसे होता है इनका जीएसटी, आओ पढ़ते हैं। Services by electronic commerce operator, section 9(5). Normally, the supplies of service is liable to pay GST, but for certain notified category of service supplied through an electronic commerce operator, the operator platform is made liable to pay GST instead of the actual supplier. GST कौन पे करेगा? प्लेटफॉर्म पे करेगा, ना कि सप्लायर पे करेगा। दिस एंश्योर कंप्लायंस फ्रॉम स्मॉल अनरिकॉग्नाइज्ड सर्विस प्रोवाइडर्स। क्या क्या फीचर? हु पेज जीएसटी? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पेज जीएसटी। सारा जीएसटी का लायबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास आएगा, जैसे कि ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो, मेक माई ट्रिप, सब। सप्लायर्स रोल क्या होगा? प्रोवाइड सर्विसेज वाया ई कॉमर्स ऑपरेटर बट डज नॉट पे जीएसटी डायरेक्टली। सप्लायर खुद जीएसटी पे नहीं करेगा, वो डायरेक्ट वो क्या करेगा? वो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू।
लेकिन वो जीएसटी खुद पे नहीं करेगा, वो जीएसटी ई कॉमर्स ऑपरेटर को दे देगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा। रिसिपिएंट रूल क्या, पेज अमाउंट टू ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लायर, जीएसटी लाइबिलिटी इज डिस्चार्ज बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, पैसा ई कॉमर्स ऑपरेटर देगा। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ओनली अप्लाइज टू स्पेसिफिक सर्विस नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन लेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर कैन क्लेम आईटीसी सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी, जितना वो एलिजिबल होगा उतना आईटीसी ले लेगा। कब कब एप्लीकेबल होता है, देखो एग्जांपल्स ऑफ नोटिफाइड सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे कि ओला उबर, ओला उबर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देते हैं, ये होगा। एकोमोडेशन सर्विस, ओयो, ओयो तो तुम जानते ही हो सब नालायकों, मेक माई ट्रिप, ये सब, ठीक है। उसके बाद हाउस कीपिंग सर्विसेज लाइक प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस एक्सेट्रा सप्लाइड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, और भी ऐसे बहुत सारे सर्विसेज जो हैं वो सब मिडिल मैन के थ्रू होता है, और मिडिल मैन के थ्रू जब होता है तो उसको ई कॉमर्स ऑपरेटर बोला जाता है। और इसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कंपनी है वो जीएसटी पेमेंट करता है गवर्नमेंट को, बायर से कलेक्ट करके, सेलर को कुछ नहीं करना हो। क्लियर है बात? तो ये है पूरा का पूरा कलेक्शन एंड लेवी ऑफ जीएसटी का टॉपिक, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसी को इस तरीके से सभी पांचों हेड्स को अच्छे से पढ़ के जाना है। एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से यहाँ से एक्सपेक्टेड है, और मोस्ट प्रोबेबली आरसीएम से या ई कॉमर्स ऑपरेटर से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आरसीएम और ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये दोनों टॉपिक स्पेसिफिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन हम आगे का टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे आगे जाकर, वो हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।